आज हम लोग इमाइल दुर्खीम के सामाजिक एकता सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। हम लोग जब सामाजिक एकता की बात करते हैं तो सामान्य रूप से हम लोग ये देखने का प्रयास करते हैं कि समाज किस बंधन से एक रूपता में बंधा हुआ है। ये एक रूपता समाज के लिए बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि इसी एक रूपता के आधार पर समाज के सभी सदस्य समाज के विकास, समाज के उत्थान के लिए एकजुट होकर के प्रयास करने का यत्न करते हैं। यहाँ पर इमाइल दुर्खीम के अनुसार जब समाज में जनसंख्या वृद्धि होती है, एक समाज में जब सदस्यों की संख्या बढ़ती है, तो वहाँ पर श्रम विभाजन का स्वरूप भी बदल जाता है। यहाँ पर श्रम विभाजन अधिक जटिल और अधिक विशेषीकृत हो जाता है और इसी कारण यहाँ पर नए सामाजिक और व्यावसायिक समूहों का उदय होता है। जब श्रम विभाजन एक जटिल अवस्था में पहुँचता है तो यहाँ पर उस जटिल श्रम विभाजन के द्वारा कई ऐसे नए हुनर विकसित होते हैं जिसके कारण समाज में नए व्यावसायिक या सामाजिक समूहों का भी निर्माण होने लगता है। यहाँ पर जब विभिन्न व्यावसायिक और सामाजिक समूह अपनी प्रवृत्ति में भिन्नता दिखाते हैं तो यहाँ पर उनमें एकजुट होकर के समाज के कल्याण के लिए कार्य कराना बहुत आवश्यक हो जाता है और इसके लिए सामाजिक समूहों और व्यावसायिक समूहों में एकता बहुत आवश्यक है। यह सामाजिक अस्तित्व और सामाजिक संतुलन के लिए एक आवश्यक तत्व बन जाता है। एकता को अगर हम लोग सामान्य रूप से देखते हैं तो ये, जैसे मैंने पहले कहा, समाज में सभी को एकजुट करने का प्रयास के रूप में देखी जा सकती है, परंतु दुर्खीम के अनुसार समाज में नैतिक आदर्शों और सदस्यों के परस्पर लगाव को सामाजिक एकता कहा जा सकता है। यहाँ पर नैतिक आदर्श भी एक हों और समाज के सदस्यों का परस्पर लगाव भी हो। नैतिक आदर्शों की एकता इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब सभी सदस्य एक ही प्रकार के नैतिक आदर्शों को मानते हैं तो वहाँ पर एक वैल्यू कंसेंसस हो जाता है, मतलब एक मूल्य सातत्यता समानता हो जाती है और इसके कारण वहाँ पर सभी सदस्य एक ही सी मूल्य व्यवस्था से बंध करके एक दूसरे के मंतव्य को भी बेहतर समझते हैं और उनकी क्रियाओं को समझ करके वो यथोचित उसका प्रत्युत्तर देते हैं और उसके आधार पर एकता बनाना समाज में ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर व्यक्ति अलग अलग मूल्यों के होंगे तो वो दूसरे की क्रिया और उसके मंतव्य, उसकी इच्छा, उसका जो मन की भावना है उसको उतने अच्छे से नहीं समझ सकते हैं और संभावना ये रहती है कि वो व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति की क्रिया का जो प्रत्युत्तर देगा वो कुछ ऐसा हो सकता है जो दूसरे व्यक्ति को पसंद ना हो और इसी कारण समाज में संगठन की जगह विघटन बढ़े, संघर्ष बढ़े। तो यहाँ पर समाज के नैतिक मूल्यों या समाज के नैतिक आदर्शों में एकता भी इमाइल दुर्खीम के अनुसार सामाजिक एकता के लिए बहुत आवश्यक है। समाज के नैतिक मूल्यों में एकता होनी चाहिए और समाज के सदस्यों में नैसर्गिक रूप से परस्पर लगाव की भावना होनी चाहिए, तभी सामाजिक एकता संभव हो सकती है, सफल हो सकती है। अब सामाजिक एकता की परिभाषा करने के बाद इमाइल दुर्खीम ने एकता के प्रकारों को भी स्पष्ट किया है। उनके अनुसार समाज में दो प्रकार की एकता होती है, एक यांत्रिक एकता होती है और दूसरी एकता जो आधुनिक समाजों में पाई जाती है वो है सावयवी एकता। यहाँ पर यांत्रिक एकता के अंतर्गत दुर्खीम कहते हैं कि ये मैकेनिकल सॉलिडैरिटी है। मैकेनिकल सॉलिडैरिटी या यांत्रिक एकता का अर्थ है कि यहाँ पर ये एकता एक यंत्रवत रूप से व्यक्तियों द्वारा की जाती है, ऑटोमेटिकली की जाती है। उनकी मानसिकता में ये पहले से ही स्थापित है अवधारणा एकता की, यांत्रिक एकता की, और इसी के अनुसार ये लोग कार्य करते हैं। इसमें ज़्यादा सोच विचार नहीं होता है, ये समाज की
अपेक्षाओं के अनुरूप ही बस की जाती है। व्यक्तिगत हस्तक्षेप इसमें व्यक्ति का अधिक नहीं होता है। ये जो यांत्रिक एकता है ये छोटे, सरल और आदिम समाजों में देखने को मिलती है। यहाँ पर अर्थव्यवस्था, विचारों, जीवन शैली और नैतिक नियमों में संपूर्ण समानता होती है। यहाँ पर अर्थव्यवस्था एक ही प्रकार की होती है, कृषि प्रधान होती है, या आखेट प्रधान भी, बहुत आदिम समाज अगर है तो आखेट प्रधान शिकार के ऊपर आधारित अर्थव्यवस्था भी हो सकती है। और यहाँ पर इसी कारण जो सामाजिक आवश्यकताएं हैं और सामाजिक इच्छाएं हैं लोगों की, वो भी एक ही समान होती हैं, जिसके कारण उनकी विचारों में भी समानता होती है। हर व्यक्ति को लगभग वही चीज़ चाहिए, हर व्यक्ति को लगभग वही चीज़ नहीं चाहिए। हर व्यक्ति को उन्नति के लिए एक जो मार्ग स्पष्ट दिखता है वही दूसरे को भी दिखता है। तो इस तरह से विचारों की समानता होती है, आर्थिक व्यवस्था की समानता होती है। और जब विचारों और आर्थिक व्यवस्था की समानता होती है तो जीवन शैली भी एक सी होती है। एक कृषक समाज में एक ही प्रकार के लगभग कपड़े होंगे, एक ही प्रकार की खान पान का ढंग होगा, एक ही प्रकार की बोलचाल होगी, बोली होगी। तो इस तरह से वहाँ जीवन शैली भी समान होगी। और स्वाभाविक है, जब सभी कुछ समान है तो वहाँ पर नैतिकता का जो परिभाषा है वो भी एक ही सी होगी। नैतिक नियमों में भी समानता होगी। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो भी समान दृष्टिकोण से देखा जाता है। यहाँ इन समाजों में दरखाइम के अनुसार श्रम विभाजन की जो प्रकृति होती है वो बहुत ही प्राथमिक या प्रारंभिक स्तर की होती है। श्रम विभाजन आयु या लिंग के आधार पर होता है। आयु के आधार पर ये होता है कि जो वयस्क हैं वो कार्य करते हैं, जो अल्पवयस्क हैं या अवयस्क हैं, जो अभी एडल्ट नहीं हुए हैं, उन लोगों को ये कार्य करने से मुक्ति होती है। पुरुष घर के बाहर के कामों को करता है, स्त्री घर के अंदर के सभी कार्यों को संभालती है। पुरुष सुरक्षा प्रदान करता है, स्त्री लालन पालन का कार्य संभालती है। तो इस तरह से बड़ा सिंपल, एक बहुत प्रारंभिक, बहुत सरल श्रम विभाजन देखने को मिलता है यहाँ पर। अब इसके उपरांत इसी व्यवस्था में जो प्राथमिक अवस्था है, व्यक्ति तथा समूह में एक रूपता होती है। जो व्यक्ति सोचता है वो वही सोचता है जो समूह सोचता है, या जो समूह सोचता है वही व्यक्ति सोचता है। ज़्यादा यहाँ क्रिटिकल एटीट्यूड नहीं होता है। समालोचनात्मक जो व्यक्तित्व है या सोच है वो व्यक्ति में देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर व्यक्ति जैसा समाज उसे बताता है वैसा ही करता है, परंपरागत रूप से वही चला आता है, परंपराओं का पालन होता है, और व्यक्ति की मानसिकता ज़्यादा क्वेश्चनिंग, उस व्यवस्था को ज़्यादा प्रश्न उठाने वाली नहीं होती है। यहाँ पर एक रूपता समूह में दिखाई पड़ती है। सामूहिक चेतना इसी कारण सर्वमान्य है। समूह की चेतना, जो समूह जो जनमत सोचता है, जो सामान्य रूप से सभी लोग सोचते हैं, या समाज के अधिकांश लोग, गणमान्य लोग, बड़े बूढ़े लोग जो सोचते हैं, उसी चीज़ को समाज के लिए सर्वमान्य माना जाता है। उसी विचारधारा को समाज के सभी सदस्य अपनाने के लिए बाध्य भी हैं और वो उसको मानते भी हैं स्वेच्छा से। यहाँ पर समूह व्यवहार का यंत्रवत पालन होता है, ऑटोमेटिक पालन होता है समूह के व्यवहार का। जो समूह का व्यवहार निर्धारित, जैसे पहले बताया, जनमत के द्वारा, समान नैतिक मूल्यों के द्वारा जो एक सामाजिक व्यवहार की अपेक्षा बनाई जाती है, उसका पालन सभी को यंत्रवत, बिना पूछताछ किए, बिना सोचे समझे उसका पालन करना होता है। वो पालन उसका करते भी उसी प्रकार से हैं। जब कोई व्यक्ति इस आचार व्यवहार को या समूह व्यवहार का अनुपालन नहीं करता है तो यहाँ पर दंड प्रधान दमनात्मक कानून होते हैं। इस समाज में या इस एकता में जो प्रारंभिक समाजों में पाई जाती है, आदिम समाजों में पाई जाती है, सरल समाजों में पाई जाती है, उसमें दंड प्रधान दमनात्मक कानून होते हैं, जिसे रेप्रेसिव लॉज भी कहा जा सकता है। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसको एक अवसर या सुधार देने का मंतव्य या सोच नहीं होती है। यहाँ पर
कोई भी समूह व्यवहार से विचलन बहुत दमन या बहुत दबाने की भावना से किया जाता है, दिया जाता है। यहाँ दंड इस तरह का होता है जिसके द्वारा ये साबित करने का प्रयास किया जाता है कि देखो, अगर तुमने इस तरह का कार्य किया तो इसमें किस तरह से तुम्हें कष्ट उठाना पड़ेगा। कोई सुधार के लिए अवसर नहीं दिया जाएगा, केवल तुम्हें बहुत भीषण दंड प्राप्त करना होगा। तो इस प्रकार डरा धमका करके भी इस एकता को लागू किया जाता है। स्वैच्छिक होती है, पर जो इससे विचलन करते हैं उनके लिए भीषण दंड की व्यवस्था करके विचलन को बहुत ही सख्त तरीके से हटाने का प्रयास किया जाता है और परमानेंट रूप से, स्थायी रूप से अंत करने का उसका प्रयास किया जाता है किसी भी विचलन का। यहाँ पर दूसरी प्रकार की जब एकता की बात करते हैं दरखाइम, तो ये एकता होती है सावयवी एकता, जिसे उन्होंने ऑर्गेनिक सॉलिडैरिटी के रूप में भी देखा है। सावयवी एकता, जैसे कि नाम ही से स्पष्ट हो रहा है, एक सावयव के समान एकता है। एक सावयव, एक ऑर्गेनिज्म, एक जीवित भाग के रूप में या जीवित प्राणी के रूप में जो एकता उसके अंदर दिखाई पड़ती है, वही ये एकता है। अब इसको हम लोग आगे समझेंगे। ये एकता औद्योगिक समाजों की विशेषता है जो जटिल होते हैं या आधुनिक समाजों के रूप में देखे जाते हैं। यह औद्योगिक समाजों में जो सदस्य हैं वो आवश्यकता पूर्ति हेतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यहाँ पर जैसे हम लोगों ने पहले यांत्रिक एकता में देखा था, जो सदस्य हैं वो एक दूसरे पर निर्भर तो होते हैं, परंतु प्रत्येक, क्योंकि समाज की आवश्यकताएं बहुत मौलिक स्तर की, बहुत मूलभूत स्तर की होती हैं, तो यहाँ पर हर व्यक्ति अपना कार्य स्वयं करता है। जैसे जुलाहा कपड़े बनाने का काम करता है, कोई अगर नाई है तो बाल काटने का काम करता है, धोबी कपड़े धोने का काम करता है। तो ये सब व्यक्ति अपने कार्यों को स्वयं करते हैं। तो हर कार्य के लिए या वो कार्य के लिए जो वो स्वयं कर रहा है उसको दूसरों पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। पर जब औद्योगिक समाज आता है तो यहाँ पर निर्भरता का, परस्पर जो निर्भरता है एक व्यक्ति की दूसरी व्यक्ति पर, वो बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? क्योंकि समाज में अब एक नाई का ही उदाहरण लें। नाई की ही अगर आज हम लोग आधुनिक समाज और औद्योगिक समाज में रहते हैं और हम लोग देखें तो नाई का ही कार्य कई विभिन्न प्रकारों से किया जाता है। एक जावेद हबीब की भी दुकान है और एक आपके गली के नुक्कड़ पर भी दुकान है और एक खोखा लगा करके भी नाई बाल काट रहा है। तीनों जगहों पर जो स्टाइल है बाल काटने की, उसमें भी बहुत विविधता आ गई है। वहाँ पर जो उपकरण प्रयोग किए जा रहे हैं उनमें भी विविधता आ गई है। जो परिवेश, अब जो पर्यावरण है, एसी है, नॉन एसी है, उसमें भी विविधता आ गई है। तो इस तरह से आप देखते हैं जब इतनी विविधता आ जाती है तो एक नाई के कार्य का भी कई तरह से विशेषीकरण हो जाता है, स्पेशलाइजेशन हो जाता है उसमें। तो यहाँ पर हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर इसलिए निर्भर है क्योंकि वो समाज के कार्य का एक बहुत छोटा, जो संपूर्ण कार्यों का संकुल है या संकलन है, उसका एक बहुत छोटे से भाग में अपना योगदान दे रहा है और उसी से छोटे योगदान से वो अवगत है। उसी में बहुत ज़्यादा उसको लर्न करना होता है, बहुत उसको अपना ध्यान और मनन करना पड़ता है, तब उस कार्य को वो उस तरह से उच्च स्तर पर कर सकता है जिसके द्वारा उसकी आजीविका हो। तो यहाँ पर व्यक्ति एक दूसरे पर अधिक निर्भर है क्योंकि बहुत छोटे छोटे कार्यों को कर रहा है और उसके जीवन के जो शेष कार्य हैं वो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा संपन्न किए जाना आवश्यक है। एक ही कार्य जो उसका अपना भी है उसमें भी उसको कई अन्य लोगों पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। नाई जो पहले होते थे अपनी कैंची खुद ही तेज़ कर लेते थे, पैनी कर लेते थे, अपने उपकरणों की रखरखाव कर लेते थे, अपना जो कार्य जो भी होता था उसका जो भी उपकरण या जो भी हुनर है वो स्वयं ही वो विकसित करते थे या उसको मेंटेन करके रखते थे। आज उस नाई को अपने प्रत्येक उपकरण के लिए, अपने प्रत्येक चीज़ के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। बाहरी एजेंसियां जो या बाहरी व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति जो उस चीज़ को अधिक अच्छे से बना सकते हैं, उस पर डिपेंडेंट। तो यहाँ इन समाजों में जहाँ पर औद्योगिक समाज हैं उनमें एक दूसरे पर निर्भरता अधिक है।
क्योंकि यहाँ पर अगर जैसे हम लोगों ने देखा, श्रम विभाजन और विशेषीकरण अधिक है, अधिक जटिल हो गया है। यहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर इसीलिए बल दिया जाता है। व्यक्ति में आज इस जटिल समाज में व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिवादिता है और वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति बहुत ज़्यादा एक उन्मुख है। वो एक बहुत ज़्यादा उसके लिए प्रयासरत रहता है। उसकी बहुत प्रबल इच्छा होती है कि उसको एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के रूप में उसका अपने अधिकार मिले और वो उनके आधार पर अपना जीवन जिए। तो यहाँ पर जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल है, तो ये सामूहिक चेतना जो सरल समाजों में पाई जाती है, जो यांत्रिक एकता में पाई जाती है, सामूहिक चेतना कमज़ोर पड़ती है। यहाँ पर एक सावयव के समान हो जाता है एकता, मतलब हर पार्ट दूसरे पार्ट के अस्तित्व को सपोर्ट करता है और उसके द्वारा संपूर्ण सावयव राष्ट्र या समाज को जीवित रखता है, उसकी उन्नति को सुनिश्चित करता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि सावयव के समान इस समाजों में, औद्योगिक समाजों में एकता होती है। यहाँ पर जो दंड होता है ये भी पुनर्स्थापन या क्षतिपूर्ति के लिए प्रतिकारी कानून है, जिसे रेस्टिट्यूटिव लॉ कहा गया है। यहाँ पर अगर आपके साथ किसी ने कोई दुर्व्यवहार किया है, किसी ने किसी व्यक्ति की हत्या भी कर दी है, तो वहाँ पर ये प्रयास रहता है कि वो उसका जो दंड है वो उसकी क्षतिपूर्ति के समान हो, जो पीड़ित पक्ष है उसकी क्षतिपूर्ति की जाए। जैसे उसको आर्थिक